गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएड सेकेंड ईयर में इसके पहले हमने आपको स्मृति का जब चैप्टर पढ़ाया था उनमें हमने स्मृति की परिभाषा, स्मृति के सोपान, स्मृति के चरण और स्मृति के बारे में जितना कुछ भी सिलेबस में है वो हमने सबको समझाया था। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आता है उसका नाम है तर्क या रीजनिंग। अब तर्क और रीजनिंग के बारे में हम समझने के लिए सबसे पहले कोशिश करेंगे कि तर्क का अर्थ क्या है, तर्क होता क्या है। तो सबसे पहले हम तर्क के को समझने का प्रयास करेंगे कि सामान्य तौर पर तर्क हम किसे कहते हैं, क्योंकि तर्क या तार्किक चिंतन सोचने का सर्वोत्तम रूप और एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है और मनुष्य और पशु बिना तर्क के अनुभव किए हुए तर्क के माध्यम से ही कार्य अपना संपन्न करता है। जैसे आपने अनुभव किया होगा कि किसी मालिक के यहाँ जब कोई कुत्ता पला हुआ होता है तो जब मालिक अपने ऑफिस में सुबह जब रोज जाता है तो कुत्ता उसे गाड़ी तक छोड़ने जाता है और जैसे ही कुत्ता मालिक गाड़ी में बैठ जाता है तो कुत्ता वापस अपने घर पे आ जाता है और ये समझ जाता है कि मालिक अब चला गया है और शाम के समय जब संध्या हो जाएगी तब वो वापस आएगा। तो उसके दिमाग में एक मनोवृत्ति काम करती है कि मालिक को गाड़ी में बैठना है और रोज जाना है और शाम को आना है। एक ये मनोवृत्ति तर्क के रूप में कुत्ते के मस्तिष्क में काम करती है और रोज रोज वह इसी चीज की पुनरावृत्ति करता है। इसका दूसरा उदाहरण हम अपने परिवार में ले लें। जैसे घर के जो बालक होते हैं, जब कोई कुल्फी बेचने वाला आता है वो घंटी बजाता है तो बालक स्वतः समझ जाते हैं कि ये घंटी की जो आवाज आ रही है वो कुल्फी वाले की है और घर से बाहर कुल्फी लेने के लिए भागते हैं। हर हम लोगों से पैसे मांगते हैं, अपने परिवार के माता पिता से, अपने भाई बहन से पैसे मांगते हैं और घंटी की आवाज में बाहर जाके वो कुल्फी वाले को समझकर कुल्फी ले आते हैं। ये जो दूसरा उदाहरण है, तो ये जो घंटी की आवाज है वो एक तर्क के माध्यम से मस्तिष्क में बालक की कार्य करती है। अब तीसरा उदाहरण हम देखते हैं। तीसरा उदाहरण ऐसा है कि जब कोई हमारी मदद करता है तो हम स्वतः उसको थैंक यू बोलते हैं, धन्यवाद बोलते हैं, शुक्रिया बोलते हैं। जो हमारा उसके प्रति एक आभार होता है, जिससे उसने हमारी जो मदद की है उसका हम उसके प्रतिफल के रूप में अपने शाब्दिक रूप से उसका जो आभार व्यक्त करते हैं वो धन्यवाद के रूप में हम उसको आभार व्यक्त करते हैं। तो जैसे उसने हमारी मदद करी और हमने उसको धन्यवाद बोला तो हमारे दिमाग में ये शब्द जो स्वतः प्रकट हो रहा है हमारे मन मस्तिष्क में आ जाता है और हमारे मुख से निकल जाता है, एक तर्क के माध्यम से होता है, क्योंकि हमें पता है इसने हमारी जो मदद करी है तो हमें इसके आभार के रूप में कोई ना कोई इसको शब्द बोलना है। ये तो हो गया उदाहरण। इसके से कहने का मतलब ये हुआ कि तर्क किसी सार्थक काम को करने के पीछे का एक कारण है। अब हम उसको तर्क को विस्तृत रूप से अगर समझें तो हमें कोई शिक्षाविदों के बारे में समझना पड़ेगा कि शिक्षाविदों की तर्क के माध्यम में राय क्या है। जैसे एक प्रमुख शिक्षा शास्त्री हुए हैं गेट्स, तो गेट्स के अनुसार तर्क की जो परिभाषा है वो है कि तर्क फलदायक चिंतन है जिसमें किसी समस्या का समाधान करने के लिए पूर्व के अनुभवों को नई विधियों से पुनर्संगठित या सम्मिलित किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि इस प्रभाव का आशय हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब हमारे सामने कोई जटिल समस्या आती है तो हम अपने पुराने अनुभवों, पुराने ज्ञान, पुरानी जानकारी के आधार पर समस्या को हल करने का प्रयास करते हैं। चूंकि अभी हम लोग छात्र हैं और छात्र का जीवन जी रहे हैं तो इसको समझने के लिए छात्र की जीवन का ही उदाहरण लेंगे। जैसे हमारे सामने सरलीकरण का कोई सवाल आ जाता है गणित का, तो उसको करने के लिए हम जोड़, गुणा, भाग आदि विधियों को के नियमों को, उनकी विधियों को अनुभव द्वारा ज्ञात करके सोच समझकर सरलीकरण की प्रक्रिया द्वारा उस सवाल को संपन्न करेंगे या उस सवाल का हल ढूंढेंगे। तो इस सरलीकरण की सवाल को हल करने की जो विधि है वो हमारे पूर्व अनुभवों जैसे जोड़, गुणा, भाग आदि विधियों का उपयोग करके की गई है। यही परिभाषा गेट्स ने अपने शब्दों में बांधा है इसी परिभाषा को। एक दूसरी परिभाषा आती है स्किनर के अनुसार। स्किनर ने अपनी परिभाषा में जो बताया है कि तर्क शब्द का प्रयोग कारण और प्रभाव के संबंधों की मानसिक स्वीकृति को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यह किसी अवलोकन के कारण से एक घटना की जानकारी या अवलोकित घटना के किसी कारण का अनुमान हो सकती है। अर्थात इस परिभाषा को हम इस प्रकार समझा सकते हैं कि जब हमें किसी सार्थक कारण का ज्ञान होता है तो उस कारण का अपने मस्तिष्क में तर्क के रूप में प्रयोग करने के पश्चात ही हम किसी जानकारी या भविष्यवाणी कर सकते हैं। जैसे जब हमें
यह ज्ञात होता है कि आसमान में घने बादल हैं और बारिश हो सकती है, तो हम यह कहते हैं कि अब थोड़ी देर में बारिश होने वाली है, क्योंकि हमने अनुभव किया है कि जब जब आसमान में घने घने बादल होते हैं तब तक अक्सर बारिश होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी सार्थक कारण के पश्चात ही हम किसी घटना या किसी भविष्यवाणी की जानकारी दे सकते हैं।